अब जो बच्चे नए हैं तो उन बच्चों के लिए कुछ सजेशन दीजिए जो अपनी लाइफ को इसी टाइम से सुधार पाए। हैंड राइटिंग जो है वो आपके आउटर पर्सनालिटी को दर्शाता है और जो सिग्नेचर है वो आपकी इनर पर्सनालिटी को दर्शाता है। अगर मैंने 10 डेज सपोज मैंने प्रैक्टिस करी है, क्या उन 10 दिनों में, 15 दिनों में, 20 दिनों में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे? बिल्कुल। मैं लेना चाहूंगी मैम, एक बार जरा आप मेरे नाम का Definitely. करेंगे? मैं आपको तो आपने मुझे एक अपनी सिग्नेचर दी है और आपने कुछ एक लिख के दिया है। हम खुद को जितना जानते हैं उतना कोई और नहीं जानता है। मेरा स्टूडेंट रहा है और वो मेरे पहली बैच का ही स्टूडेंट है। वो ग्रामीण क्षेत्र से आया हुआ छोटे से ज़िले में रहता है और आज की तारीख में वो 75,000 रुपीज़ से 1,50,000 रुपीज़ तक वो एवरी मंथ कमा रहा है। आकाशवाणी विद शिवानी में आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ सुप्रिया देशपांडे जी से, जो कि दुबई से हमारे बीच हैं, ग्राफोलॉजिस्ट हैं। तो मिलते हैं सुप्रिया देशपांडे जी से। नमस्ते मैम। थैंक यू। नमस्ते मैम, आप दुबई से आई हैं, कैसा लग रहा है पहले तो ये बताइए दिल्ली आके? मुझे तो मैं भारतीय हूँ और काफ़ी सालों बाद मैं दिल्ली में आई हूँ और दिल्ली में आके बहुत अच्छा लगा। काफ़ी चेंज आए हुए हैं दिल्ली में और बहुत अच्छा लग रहा है और आप जैसे लोगों से मिल करके तो और भी बहुत मज़ा आ रहा है। और मैम, जैसे कि मुझे पता लगा कि आप ग्राफोलॉजिस्ट हैं और ग्राफोलॉजिस्ट मतलब खाली ग्राफोलॉजिस्ट होना एक विज्ञान कला इसको कहेंगे या फिर कुछ और भी है? सबसे पहले तो मैं ये एक शब्दों को मैं बताना चाहूँगी। ग्राफोलॉजिस्ट वो होता है जो सिग्नेचर और हैंड राइटिंग का एक्सपर्ट होता है। बहुत सारे लोग ग्राफोलॉजी को थोड़ा सा अलग समझते हैं कि ये ग्राफिक से रिलेटेड, जब भी मैंने आपसे कला बोला या ग्राफिक से रिलेटेड है, जो लोग डिज़ाइनिंग करते हैं, ऐसा नहीं है। ये सिग्नेचर और हैंड राइटिंग के एक्सपर्ट्स को कहा जाता है। तो मैम, क्या एक किसी की सिग्नेचर और किसी की राइटिंग में भी अलग अलग चीज़ों का मतलब फ़र्क होता है? एक खाली सिग्नेचर से जो चीज़ पता चलेगी वो हैंड राइटिंग से पता चल जाती होगी, आई थिंक। नहीं, सिग्नेचर से अलग पता चलती है और हैंड राइटिंग से अलग पता। अच्छा, दोनों उससे अलग अलग दोनों होता के है। बिल्कुल अलग। तो कुछ बताइए मैम, जैसे कि सिग्नेचर से क्या, अगर कोई हम चाहते हैं अपना हेल्थ के बारे में जानना या अपना अपनी मनी के बारे में जानना या रिलेशनशिप के बारे में जानना, तो फिर हम उसमें कैसे जान सकते हैं? सिग्नेचर के थ्रू? सिग्नेचर के थ्रू हेल्थ के बारे में नहीं जान सकते हैं, हम मनी के बारे में जान सकते हैं। मनी के बारे में जान बिल्कुल। देखिए, सिग्नेचर और हैंड राइटिंग ये दोनों डिफरेंट है। हैंड राइटिंग जो है वो आपकी आउटर पर्सनालिटी को दर्शाता है और जो सिग्नेचर है वो आपकी इनर पर्सनालिटी को दर्शाता है। पर्सनालिटी भी अलग अलग होती है? पर्सनालिटी भी अलग अलग होती है। आपकी पर्सनालिटी बाहरों के लिए कुछ अलग होती है और आपकी खुद के लिए अलग होती है। हाँ, ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है, बिल्कुल। अब और जो वो खुद की होती है ना, वो आपकी अपनी ओनरशिप होती है जो लोगों के सामने नहीं आती है। हाँ, आप चाह के भी नहीं दिखा सकते। चाह कर भी नहीं दिखा सकते हो। क्या आप अपना बैंक बैलेंस दिखा सकते हो? एब्सोल्युटली नॉट। तो सिग्नेचर से आपकी काफ़ी चीज़ें समझ में आती है कि आप कितने कंसिस्टेंट रहे हैं, आप कितने फाइनेंशियली अबंडेंट हैं और किसी के बारे में आप क्या सोच रखते हैं और आप कितने रिजर्व्ड हैं, आप कितने ओपन हैं, ये सिग्नेचर से हम पता करते हैं। हैंड राइटिंग में हमारे सारे इमोशंस आ जाते हैं। हमारे जितने भी इमोशंस हैं, चाहे वो फियर हो, चाहे एंजाइटी हो, वो सब आ जाते हैं। मैम, जैसे कि सिग्नेचर हो गया, अब जैसे हमारे तो सिग्नेचर बन चुके हैं, आज हमारी एज ऐसी हो चुकी है कि हम सिग्नेचर बना चुके हैं अपने, ठीक है। सब जगह बैंक अकाउंट्स में, 10th के एग्जाम में, 12th के एग्जाम में, सब जगह वही चल रहा है। अब वो नहीं हो सकता चेंज, या हो अगर करना चाहेंगे तो उसमें थोड़े एफर्ट्स लगेंगे। अब जो बच्चे नए हैं, जैसे कि अब 10th में क्या होता है, एक बार सिग्नेचर आपका बन जाता है, तो उन बच्चों के लिए कुछ सजेशन दीजिए जो अपनी लाइफ को इसी टाइम से सुधार पाएं। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जो शायद गलतियां हमने अपने बचपन में की है, मैं सबको सलाह दूंगी कि वैसी गलती कोई भी ना करे। हमने जब जनरली होता ये है कि हम जब सिग्नेचर करने के काबिल होते हैं
वो वक्त कौन सा होता है? 10th की एग्ज़ाम के वक्त में फॉर्म पे सिग्नेचर करते हैं या 12th पे करते हैं। उस वक्त हमारे सामने जो भी खड़ा होता है, जनरली अपने पिताजी या माताजी या जो भी होते हैं उनको हम कॉपी करते हैं ऐसा ही होता है। और उनकी सिग्नेचर्स को लेके कि हम ऐसा स्ट्रोक्स डालेंगे और ऐसा करेंगे। तो उस वक्त हमें ये नहीं पता होता है कि हमारे सिग्नेचर्स हमारी पर्सनालिटी पे क्या असर करेंगे। फिर हमारी पर्सनालिटी वही बन जाती है जो हमारे पेरेंट्स की होती है और दैट इज़ इन अ वे इट इज़ गुड। लेकिन एक हर इंसान की एक अपनी पर्सनालिटी भी होती है, तो बाहर बाद में भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर गवर्नमेंट दस्तावेज़ों में आपके सिग्नेचर्स हैं, बैंकिंग में आपके सिग्नेचर्स हैं, तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते। लेकिन आप अच्छी वाली रिपेयर्ड सिग्नेचर जिसे मैं कहूँगी उसकी आप प्रैक्टिस करिए एंड यू कैन चेंज मतलब योर पर्सनालिटी। अगर हमारे बैंक अकाउंट में या कहीं पर भी सिग्नेचर्स हुए हुए हैं, वो एक अलग मैटर हो गया कि वहाँ पर है। लेकिन अगर हम अपनी लाइफ में बाय सिग्नेचर कुछ चेंज लाना चाहते हैं तो उसकी हमें पेपर पेन पे प्रैक्टिस करनी चाहिए। बिल्कुल, पेपर पेन पे Okay. प्रैक्टिस करिए आप उसे डेली, जो सही तरीके के क्या सिग्नेचर टाइमिंग, है। मतलब कितना करना चाहिए प्रैक्टिस, कितनी देर करनी चाहिए? प्रैक्टिस तो एवरी डे मैं कहूँगी, उसे कभी ना छोड़ें। हमेशा ता ज़िंदगी आप उसे प्रैक्टिस करिए, कभी ना छोड़िए। ये तो एक ऐसी चीज़ है जो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो वी नीड टू प्रोग्राम एवरी डे। तो मैम जैसे ये कुछ एस्ट्रोलॉजी से भी कनेक्टेड है कि मतलब कुछ टाइम बाद जैसे हमें पता चलना शुरू हो, हम एस्ट्रोलॉजर से किसी से भी पूछते हैं तो ये उपाय करेंगे तो कुछ टाइम बाद हमें फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। तो मैं आपसे भी ये कहूँगी कि अगर मैं प्रैक्टिस करती हूँ, सपोज मैंने 10 दिन किया, 15 दिन, तो मुझे कुछ अपनी लाइफ में चेंजेस लगेगा, या ये कुछ एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड है? मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि ये एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड है, ये एक पर्सन की पर्सनालिटी से कनेक्टेड है। तो मैं इसका एस्ट्रोलॉजी के बारे में तो मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि इनका कोई एस्ट्रोलॉजी से कोई कनेक्टेड नहीं, कोई कनेक्टेड नहीं कोई है। कनेक्शन। लेकिन मैम जैसे अगर मैंने 10 डेज सपोज मैंने प्रैक्टिस करी है और मैं लाइफ में चेंज आता है जैसे कि आपने बताया, तो क्या उन 10 दिनों में, 15 दिनों में, 20 दिनों में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे? बिल्कुल, 7 दिन से आपकी चेंजेस आपको खुद पता चलेगी। अच्छा, 7 7 से डेज से। 21 दिन तक आप कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करिए और फिर आप देखिए द चेंजेस। क्योंकि 21 डेज़ में हमारे सेल्स चेंज होते हैं और नए से सेल्स जो पुराने सेल्स को बता के जाते हैं कि आपने क्या आगे काम करना है। तो ये 21 डेज़ की प्रैक्टिस, आप 40 डेज़ की प्रैक्टिस, डेज़ की प्रैक्टिस करिए एंड देन यू सी द चेंजेस। ओके। और मैम जैसे कि मैंने 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए बोला, आप कुछ टिप्स दीजिए कि जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरीके के अपने सिग्नेचर बनाएं जो उनको आगे लाइफ में ग्रोथ लेके आए। मैं 10th 12th और किसी भी स्टूडेंट्स को सबसे पहले ये मैं कहूँगी सिग्नेचर तो अलग है, लेकिन अभी इनिशियली आप अपनी हैंडराइटिंग पर ध्यान दीजिए, कुछ स्ट्रोक्स पर ध्यान दीजिए, स्लैंटिंग्स पे ध्यान दीजिए और इन सिग्नेचर्स के पहले हैंडराइटिंग को ध्यान देने से इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि हैंडराइटिंग इमोशंस पे काम करती है। आपके जैसे इमोशंस होंगे आपकी हैंडराइटिंग वैसे ही जाएगी। तो सबसे पहले आप अपनी हैंडराइटिंग को ठीक करिए, इनर पार्ट को ठीक कीजिए, आउटर को ठीक करिए, इनर पार्ट ऑटोमेटिकली ठीक ही हो जाएगा। तो जब आपको पता चलेगा कि मेरी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, तो जो आउटर पर्सनालिटी होती है ना, किसी भी इंसान का कोई ना कोई हीरो होता ही है, कोई ना कोई रोल मॉडल होता ही है। फिर वो चाहे किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे वो फिनेंसेस से हो, चाहे बिजनेस से हो, चाहे वो मीडिया से हो, बॉलीवुड से हो, कोई ना कोई किसी ना किसी का तो कोई ना कोई रोल मॉडल होता ही है। तो उस हिसाब से जो जैसा बनना चाहेगा उस हिसाब से वो अपनी पर्सनालिटी को लेकर आएगा, फिर ऑटोमेटिकली आपकी सिग्नेचर भी उस हिसाब सेट हो से ठीक जाएंगे हो जाएगी। उस हिसाब से। ठीक। जैसे अगर मैं सिग्नेचर की मैं बात कहूँ तो सचिन तेंदुलकर की सिग्नेचर अगर आप देखोगे तो वो कितनी, सचिन जी की सिग्नेचर पहले एक राउंड होती है और उसके बाद में सिग्नेचर आती है। तो आपने उनका करियर देखा ही है, कितनी अच्छी और कितनी बढ़िया सिग्नेचर है। जैसे अमिताभ बच्चन सर की अगर हम सिग्नेचर देखेंगे तो एकदम बड़ी होती है और पूरा नाम लिखते हैं,
तो उससे पता चलता है कि वो हमेशा ही अपने आगे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं, और आज तक इस एज में भी वो इतने ही तेजस्वी दिखते हैं, और इतने ही उनकी लैंग्वेज और उनके कंटेंट इतने अच्छे होते हैं कि वो प्रभावकारी होते हैं, और हमेशा उनसे कुछ सीखने की ही इच्छा होती है। तो ये फ़र्क पड़ता है। तो मैम इसमें कुछ करियर भी बनाया जा सकता है? एब्सोल्युटली, इसमें कोई करियर बन सकता है। करियर बनाने के लिए इसकी कोई प्रायर डिग्री की आवश्यकता है ही नहीं। आप कोर्सेज अटेंड करिए, इसके जो कोर्सेज हम लोग चला रहे हैं, और उस सर्टिफाइड होने के बाद में आप पहले उसे प्रैक्टिस करिए। एकदम से ही आप लोगों को सिखाना ना शुरू करें, पहले खुद से प्रैक्टिस करिए कि कितना आपको समझ चुके हैं, कितनी आ चुकी है, और फिर ये एचआर डिपार्टमेंट में, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में, और तमाम ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जहाँ पर वो लोग फ्रीलांसर्स को अपॉर्चुनिटी देते हैं। गवर्नमेंट की कोई सच कोई पोस्ट अभी तक आई नहीं है, तो ये बताती है, उनको एनकरेज करती है और उनको अपॉर्चुनिटीज़ देती है। आप ऐसे लोगों को कांटेक्ट कर सकते हो, आप कॉर्पोरेट लेवल में जा सकते हो, ऐसी टीम में जा सकते हो जहाँ पर सेल्स सिखाया जाता है, जहाँ पर सेल्स की ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसे लोगों को आप, ऐसे इंस्टीट्यूट को आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर्स इन सब में कर सकते हैं। इन सारे तो मैम जो आप कोर्सेज करा रहे हैं, अगर सपोज उन कोर्सेज को कोई नहीं ज्वाइन कर पाए तो उन लोगों के लिए कुछ टिप्स बताइए। देखिए, कुछ ऐसे वर्ड्स होते, ऐसे लेटर्स होते हैं, जैसे वाई है, टी है, जैसे कॉम्बिनेशन के लेटर्स हैं। तो यहाँ पर तो मैं कंप्लीट सिखा नहीं पाऊँगी। एक छोटा सा कोर्स है मेरा 499 का, अगर वो ज्वाइन करिए, 5 दिन का कोर्स है। उसे ज्वाइन करने के बाद में एक बेसिक आइडिया पता चल जाएगी कि हमें कैसे उसे सीखना है और आगे बढ़ाना है। 499 का मैम का कोर्स है, जो कि बहुत ही नॉमिनल चार्जेस के साथ है। तो मुझे लगता है कि हर किसी को, मतलब खाली करियर बनाने के लिए नहीं, लेकिन अपने लिए भी हर किसी को ये कोर्स तो ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। तो मैम ये बताइए कि जैसे कोर्स ज्वाइन करने के बाद अपने बारे में जानना, जैसे सपोज 499 का कोर्स मैं अकेले अपने बारे में जानने के लिए करूँ, तो उसके बाद मैं खुद के बारे में बहुत कुछ जान सकती हूँ। 100%। अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि आप आपके बारे में कितना जानते हो, तो ये सवाल आपका जवाब दे सकते हो, आप कितना जानते हो। सबसे पहले इंसान, सबसे बड़ी एजुकेशन वो एजुकेशन होती है जो हम अपने आप को जानते हैं, हम कितना जानते हैं, क्योंकि हम खुद को जितना जानते हैं उतना कोई और नहीं जानता है। तो हमारे अच्छाई चीज़, हमारी बुराई हमें जानते हैं। अब जहाँ पर हमने ये उत्तीर्णता हासिल कर ली कि मेरे में ये बुराई है, मुझे ज़्यादा गुस्सा आता है, या मैं इसको ट्रिगर करता हूँ या करती हूँ तो डिप्रेशन में जाती हूँ, उन सारी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को, इमोशंस को अगर आप नोट डाउन करते रहें, उसके ऊपर काम करते रहें, तो डेफिनेटली इसे हम बहुत आगे हम बढ़ सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप है कि हम लोगों को, दूसरों को किस तरीके से इसे और सीखने में हेल्प कर सकते हैं। मैम अभी तक कितने लोग हैं ऐसे जो आपके साथ कोर्स कर चुके हैं, या आपने कोई ऐसा करियर आपकी इसी ग्राफोलॉजी लाइन में ही करियर बना चुके हो कुछ? मैं एक ऐसे स्टूडेंट का एग्जाम्पल दूंगी जो एक ग्रामीण क्षेत्र से ताल्लुक़ रखता है, ग्रामीण क्षेत्र में है, मेरा स्टूडेंट रहा है, और वो मेरे पहली बैच का ही स्टूडेंट है। आप सभी को पता है कि जो फर्स्ट बैच के होते हैं वो थोड़े से शाय भी दिल होते हैं, के दिल बहुत में, करीब होते हैं, और वो बच्चा जो है वो मेरे साथ में सीखने के बाद में, उसने सिर्फ 5 दिन का ही कोर्स किया था, सीखने के बाद में जुड़ा रहा मुझसे, और ऑन एंड ऑफ वो मुझे पूछता रहा कि इसका मतलब क्या है, या मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मैं ये क्या कर सकूँ या कैसे कर सकूँ। तो मैं उसे सिखाती गई, वो सिखाती गई। वो ग्रामीण क्षेत्र से आया हुआ छोटे से ज़िले में रहता है, और आज की तारीख में वो 75,000 रुपीज़ से 1,50,000 रुपीज़ तक वो एवरी मंथ कमा रहा है। वो ग्रामीण क्षेत्र मतलब के इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जी, इसमें बिल्कुल, कि 50,000 से लाख रुपीस, 75,000 से लाख रुपीस तक कोई भी इजीली कमा सकता है, सिर्फ एक 500 रुपये का कोर्स करके। सिर्फ और क्या चाहिए, इंसान को कंसिस्टेंसी चाहिए है।
मेहनत तो इंसान करनी की ही पड़ेगी, मेहनत तो करनी करनी ही पड़ेगी, पड़ती है। कंसिस्टेंसी रखिए ना आप। जिनके साथ में आपने पहले उन्हें बताया कि आपकी हैंड राइटिंग ऐसी है, आप कंटिन्यूसली फॉलो अप करिए। जब वो ठीक होगा और उसके पर्सनालिटी में चेंज आना शुरू करेगा, वो डेफिनेटली आपको एडमायर करेगा, आपको अप्रिशिएट करेगा, और फिर वो माउथ कैनवसिंग से, एडवर्टाइजमेंट से लोग आएंगे आपके अब पास। जैसे कि मैम रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप तो देखो दो लोगों के बीच में होता है रिलेशनशिप। अब आप तो चाहते हो, आप सिग्नेचर आपने ठीक कर लिए, मैं नहीं चाहती, अब मैं ना विश्वास करती इसमें, ना मैं मतलब फेद नहीं हो रहा मुझे, तो फिर कैसे होंगे दो लोगों के रिलेशनशिप? ओके, तो आप इस पर तो विश्वास करती है कि आपका रिलेशन आपके साथ में कैसा है, हम्म। इस पर तो आप विश्वास करते हो। उसके बाद में फिर दूसरी शाखाएं होती है कि आपका रिलेशन, अगर आप मैरिड है तो आपके स्पाउस के साथ में कैसा है, स्पाउस के बाद में आपका रिलेशन आपके बच्चों के साथ में कैसा है, अगर आपके एक बच्चा है तो कैसा है, दो बच्चे हैं तो कैसा है, बहुत डिफरेंस होता है। एक बच्चे के साथ में, दो बच्चे के साथ में कैसा होता है। फिर ये तो फैमिली हो गई। फिर हम फैमिली से आते हैं बाहर के फ्रेंड्स लोगों के साथ में, उनके साथ में कैसा है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास में एक ऐसा दोस्त होता है जो हमारे लिए सब कुछ होता है। कई लोग ऐसे मेरे होते साथ हैं है। कई लोग ऐसे होते हैं कि बस ठीक है, हेलो हाय किया, थोड़ी सी हमने उनके साथ में घूमे फिरे, और उसके बाद में वो अपने घर, हम अपने घर। ऐसे हमारे फ्रेंड्स हाँ, होते ऐसा हैं होता ही है। जो कभी किसी ओकेजन में हम उनको बुलाते हैं, और उनके साथ में आपका इमोशन कैसा है उसका ध्यान रखिए। आपका जो बहुत ही गहरा दोस्त है, फास्ट फ्रेंड है, उसके साथ में क्या इमोशन डरे हुए हैं, क्या उनके आंखों में जब आंसू आता है तो आपके आंखों में नहीं तो आंसू होता ये है? इमोशंस तो हमारे अंदर से आ रहे हैं मैम, ठीक है, लेकिन सिग्नेचर का या हैंडराइटिंग का क्या रोल हो जाता है इसमें? जब इमोशंस आते हैं तो ये इमोशंस कहाँ से आते हैं? आपके अंदर से आते हैं, आपके सबकॉन्शियस में बने हुए पिक्चर्स, इंसिडेंट। फिर वो इंसिडेंट अच्छे हों या ट्रॉमेटिक हो, डिपेंड करता है, वहाँ से आते हैं आपके इमोशंस। जैसे मान लीजिए किसी के ऐसे इमोशंस हैं कि किसी को उड़ने से डर लगता है, कोई फ्लाइट में नहीं बैठ सकता है। उस वक्त में उनका इंसिडेंट क्या हुआ होगा, कैसा हुआ होगा, तो उस पर डिपेंड करता है। और एज के अकॉर्डिंग जैसे क्या होता है कि बच्चे टीनेजर्स जो होते हैं उनका नेचर अलग होता है, उनका इनर और आउटर दोनों ही नेचर अलग अलग होता है। जब शादी होती है तो इनर आउटर नेचर अलग होता है, एक मिडिल एज में आके अलग हो जाता है, और मुझे लगता है एक ओल्ड एज में आके और अलग हो जाता है। आज हम अपनी मम्मी पापा को देखें तो वो जो आज से 10 साल पहले थे वो आज वो नहीं है, उनका नेचर डिफरेंट हो चुका है अभी, तो उसका इससे कोई कनेक्शन होता है? डेफिनेटली पर्सनालिटी हमेशा कंसिस्टेंट होनी चाहिए। आपकी जो पर्सनालिटी आज है ना, वो उम्र के 80 में भी सेम ही होनी चाहिए, सेम ही होनी चाहिए। सेम ही होनी चाहिए, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर आपको बचपन में या आपकी जवानी में बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो उसे ठीक करना है। गुस्सा हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। चिड़चिड़ापन या डिप्रेशन, वो सब हमको इसी स्टेज पर आपको पता चल जाएगा। कोई उम्र के 50वें साल या 70 साल में अगर कोई डिप्रेशन या एंजाइटी या कुछ आता है तो इसका मतलब उनके पास में कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है इसकी वजह से। अब हैंडराइटिंग इसको ठीक करने में बहुत मदद करता है। कुछ एक ऐसे कुछ एक ऐसे स्ट्रोक्स होते हैं, कुछ एक ऐसे शब्द होते हैं, शब्द तो नहीं कहूँ, अक्षर होते हैं जिसे हम सिखाते हैं, और उसे बार बार प्रैक्टिस करने से वो ठीक हो जाता है। मैं लेना चाहूंगी मैम, एक बार जरा आप मेरे नाम का करेंगे? मैं आपको ओके, तो आपने मुझे एक अपनी सिग्नेचर दी है और आपने कुछ एक लिख के दिया है। अब अगर मैं आपको कंसल्टेंसी देना चाहूँ तो मैं आपसे एक अलग सवाल पूछूंगी। अगर मेरी आपसे बहुत ही गहरी दोस्ती है तो वो सवाल अलग होंगे। तो आप खुद से आप क्या जानना चाहेंगी? क्या मैं आपकी कंसल्टेंट बनूं या दोस्त बनूं? दोस्त। ओके, तो मैं ये कहूँगी कि आप बहुत ही ज़्यादा कंटेंट है अपने लाइफ में, कंसिस्टेंसी है आपके लाइफ में, और आप जो आप सोचती हैं जब तक वो पूरा नहीं करती हैं तब तक आपके मानस पटल
में वो कुरेदता रहता है, और जब वो ख़त्म होता है तो आप अपने आप को कुछ ना कुछ रिवॉर्ड देती हैं, सेलिब्रेट करती हैं। सही? बिल्कुल सही। देखिए, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, ना बिल्कुल ही सही। मैं कोई लेकिन आप ज्योतिष बता हूँ। तो एस्ट्रोलॉजर की तरह रहे हो। सिर्फ और सिर्फ आपके सिग्नेचर को देख के, आपके सिग्नेचर, और आप, अगर मैं फ्यूचर में कहूँ, अगर मैं फ्यूचर में, क्योंकि अगेन मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, आप जीवन में बहुत अच्छा करोगे और बहुत ही कम उम्र में आप रिटायर हो जाओगे। आई एम नॉट एस्ट्रोलॉजर। आपकी सिग्नेचर बता रही है। बहुत ही कम उम्र में रिटायर हो जाऊँ, सब Retire हो कमा जाओ। के आराम से बैठूंगी। हाँ, वो ऑटो मोड पे चलेगा और वो चलता ही रहेगा। और कमाते रहेंगे, मैं बैठूंगी आराम हाँ, से। दैट मीन्स वो क्या कहते हैं ना, आपको रॉयल्टी मिलती रॉयल्टी। रहेगी, और आप ऐसे जल्दी कम उम्र में आप रिटायर हो जाओगी। ये आपकी सिग्नेचर बता रही है। सो जो आपकी सिग्नेचर बता रही है ना, आपकी इनर पर्सनालिटी बता रही है। जो बता रही है वो इनर पर्सनालिटी, आपकी इनर पर्सनालिटी में ये सारी खूबियाँ हैं। ऐसा है, सच है कि मैं जो चाहती हूँ मैं करके छोड़ती हूँ। मतलब मेरी कंसिस्टेंसी मेरी ऐसी रहती है कि मुझे लगता है कि अब मैंने अगर सोच लिया है तो कर लूँ, पर मैं सोचती बहुत देर से हूँ। वो आपकी राइटिंग में दिख रही है। मतलब मेरे वो को आपकी, सोचने में टाइम लग जाता है कि हाँ, मुझे अब करना है या नहीं आपकी करना है। राइटिंग में दिख रहा है, आपकी राइटिंग में ये दिख रहा है कि आपने लिखा है आई एम द बेस्ट। ओके, लेकिन आप बोलना चाह रही है आई एम द बेस्ट, लेकिन वो बेस्ट को बेस्ट बनाने में आपको टाइम लग रहा है, जो आपने खुद ही से कहा है। तो आपका आई काफ़ी बड़ा है, ए और एम एक जैसा है, लेकिन जो बाकी के जो लेटर्स हैं ना, वो एक जैसे नहीं हैं। ठीक कह रहे हो, अगर मैं बिल्कुल। ये कहूँ कि मोतियों जैसे अक्षर होने चाहिए, देन यू विल बी बिकम आई एम द बेस्ट, तो वो मैं कोई सही बात कर, सिमिलैरिटी होनी चाहिए। सिमिलैरिटी होनी चाहिए, और एक अच्छी यू नो एक ठहराव होना चाहिए, वो नहीं है। आपने अगर अपनी हैंडराइटिंग सही कर ली तो आपको कोई भी कम उम्र में रिटायर होने से नहीं रोक सकता है। और जैसे कि सिग्नेचर है, तो सिग्नेचर में मेरे सिग्नेचर्स वैसे ठीक है। आपके सिग्नेचर बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल। अगर मैं कहूँ कि अ, मैं कह सकती हूँ या नहीं कह सकती, मुझे पता नहीं है। आप फ्रेंड की तरह है तो कह सकती हैं ना। आपकी सिग्नेचर सचिन तेंदुलकर जैसी है। वाओ, ग्रेट। ग्राफोलॉजिस्ट की शुरुआत कहाँ से हुई, और उसके कोई ना कोई गॉडफादर तो होते ही हैं, तो गॉडफादर कौन है और कैसे, क्या, मैं कुछ इसके बारे में जानना चाहूँगी। ग्राफोलॉजिस्ट की शुरुआत 19वीं सदी से भी पहले हुई है, और इनके जो फादर ऑफ ग्राफोलॉजिस्ट अगर मैं कहूँ तो जीन मिकॉन है, जो एक प्रीस्ट थे। और जब लोग उनके पास में कन्फेशन के लिए आते थे, तो वो किसी तब शायद होता होगा किसी रजिस्टर में वो अपना नाम लिखते होंगे, तब फिर उन्होंने देखा कि कन्फेशन के वक्त में वो बंदे का, जो भी वो इंसान होता था, व्यक्ति होता था, वो अगर डरा हुआ है तो कैसा, क्योंकि कन्फेशन करने के लिए अपने आप को सरेंडर करते थे, वो प्रीस्ट हो या पादरी हो उनके पास में। तो वो ये देखते थे कि इन्होंने, कोई गिल्ट होता था तो वो उसकी स्ट्रोक्स कैसे होते थे। फिर उन्होंने सारे पेपर्स को इकट्ठा किया, यानी डर 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 वाले अलग किए, डिप्रेशंस वाले अलग किए। फिर उन्होंने पूरे गांव के लोगों को लिखने के लिए कहा, और पर्चे उन्होंने इकट्ठा किए। फिर उन्होंने इसकी शुरुआत की, और उनको भी उस वक्त बहुत डिफ़िकल्टी हुई थी, क्योंकि जैसे आज यहाँ पर आने के बाद में भी लोग समझ नहीं पाते हैं कि हैंडराइटिंग से किसी की पर्सनालिटी और किसी की इनर पर्सनालिटी और इमोशंस को हम ठीक कर सकते हैं। वैसे ही उन्होंने फिर इसको आगे बढ़ाया और फिर लोगों के सामने सिखाया, और आज हम सबके सामने ग्राफोलॉजी के बारे आपने में हम कैसे बता रहे हैं। सोचा, आपने कैसे सोचा, आप मेंटोर हैं ग्राफोलॉजिस्ट के, आपने अपनी लाइफ में भी चेंजेस लाए होंगे, पहले तो अपनी लाइफ में ही चेंजेस लाए होंगे तभी आप मेंटोर बने, तो आप कैसे मेंटोर बने? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैंने खुद के ऊपर ये अप्लाई किया, और मैं एक इमोशन कोच हूँ। इमोशन कोच के पहले मैंने ये सोचा कि मैं अगर किसी को कोई चीज़ सिखा रही हूँ तो इसका असर मुझ में कितना पड़ रहा है। तो मेरे में भी बहुत ज़्यादा
इमोशंस हाई थे, लाइक मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती थी, मैं बहुत परफेक्शनिस्ट थी कि ये चीज़ ऐसी ही होनी चाहिए, वो बिगड़नी नहीं चाहिए, अगर आपने कोई चीज़ इस्तेमाल की तो वो वही होनी चाहिए। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो सभी लोग आपको फॉलो नहीं कर सकते। आपकी शुरुआत आपकी बात नहीं मान सकते। हाँ, शुरुआत तो घर आप से ही खुद तो होती कर है। सकते हो, लेकिन आप औरों को फोर्स नहीं कर सकते। नहीं फोर्स कर सकते, वो शुरुआत घर से ही होती है। तो घर में कोई, अगर मैंने बहुत अच्छे से सामान रखा है और बच्चों ने आके कुछ अस्त व्यस्त कर दिया तो वो पारा चढ़ जाता था। तो वाई ये क्यों होता था, वो हुआ। फिर जीवन में कुछ ऐसे घटनाएं घटी कि मुझसे गलतियां ज़्यादा हो जाती थी। तो वो क्यों होती, वो रिपीटेड पैटर्न होते थे। तो फिर मैंने अपने ऊपर अपने आप की इमोशन को एजुकेट करना शुरू किया, देखना शुरू किया कि कहाँ कैसे हो रहा है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे मैंने अपने आप को सिर्फ और सिर्फ ग्राफोलॉजी के मदद से इसे ठीक किया। मतलब अब आपको, अब जैसे घर में बच्चे कहीं कुछ सामान रख दे तो अब मैं गुस्सा उनके नहीं ऊपर आता? छोड़ देती हूँ, जब मेरा टाइम आएगा तो मैं उसको ठीक कर लूँगी। अभी आपका स्पेस है, आपको जो करना है आराम से करो, आप भी खुश रहो, मैं भी खुश रहूँगी, दैट्स इट। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि चलो ठीक है आप कह रहे हो ग्राफोलॉजी, लेकिन ये तो एज का भी कुछ डिफरेंसेस नहीं होता? एज में नहीं नहीं, होता? बिल्कुल भी नहीं। एज की तो और ज्यादा खराब होता में तो है। फिर और गुस्सा शुरू हो जाता है। और ज्यादा, हाँ। लेकिन जब आप अपने आप को समझना शुरू कर दोगे, सबसे बात तो ये है कि जब आप अपने आप को समझना शुरू कर दोगे तो इजीली आप दूसरों को भी समझ जाओगे। ग्राफोलॉजी से अपने अंदर तो अच्छाई आती है, सामने वाले की लाइफ भी अच्छी हो जाती है। बिल्कुल, आप खुद अच्छे हो जाओगे तो आप अगले को समझ पाओगे। जब अगले को समझ जाओगे तो आपकी ज़िंदगी वैसी ही आसान हो जाएगी। तो आई विल बी सो हैप्पी कि अगला को, हम यही चाहते हैं ना कि भाई आपकी खुशी में मेरी खुशी है। हमारा ये टैगलाइन होता था ना, आपकी खुशी में मेरी खुशी नीत है, हम यही बोलते थे। ग्राफोलॉजी कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं है, कोई नहीं, बिल्कुल नहीं न्यूमरोलॉजी है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कोई ऐसा वो नहीं है कि भगवान से रिलेटेड कुछ है, ऐसा कुछ नहीं, नहीं है। बिल्कुल। ग्राफोलॉजी एक साइंस है। एग्जैक्टली, दिस इज द राइट वर्ड। ग्राफोलॉजी एक साइंस है। साइंस है, अगर किसी ने प्रॉपर समझ लिया तो वो साइंस के थ्रू, ग्राफोलॉजी के थ्रू अपनी लाइफ को अच्छा बनाया जा सकता है। चाहे वो अपने रिलेशंस हो, मनी हो, हेल्थ हो, किसी भी चीज़ को अच्छा कर सकते हैं। तो उसके लिए सुप्रिया मैडम से ज़रूर जुड़ना पड़ेगा हमें। मैं तो ज़रूर करने वाली हूँ कोर्स। तो मेरे व्यूअर्स को भी मैं यही कहूँगी कि एक बार मैम का कोर्स ज़रूर ज्वाइन कीजिए। मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आकाशवाणी विद शिवानी पे मैं आपको दोबारा बुलाना चाहूँगी। मिलेंगे दोबारा। थैंक यू। मुझे भी शिवानी जी आपसे मिलकर बहुत बहुत अच्छा लगा, और मैं ये चाहूँगी कि बहुत जल्दी आप अपने काम से रिटायर हो जाएं। बढ़िया है, रिटायर होके अच्छे से पैसे कमा के फिर बैठेंगे आराम से।